रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। और इस वीडियो में हम जो ऑलरेडी हम जो दो चीज़ें देख चुके हैं, बल्कि कई चीज़ें देख चुके हैं। कंजर्वेशन किन क्वांटिटीज़ पे होल्ड करता है, कंजर्वेशन लॉ, जैसे मोमेंटम कंजर्व है हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व है। और मैं देखा था कि मैथ रिलेटिविटी में कंजर्व नहीं होता। ठीक, काइनेटिक एनर्जी भी देखेंगे, कई प्रॉब्लम में कंजर्व होती है, कई प्रॉब्लम में कंजर्व नहीं होती। तो एग्जांपल्स पहले देखेंगे, फिर एग्जांपल के साथ साथ हम चीज़ों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, टू लम्स ऑफ क्ले ईच ऑफ रेस्ट mass m collide head on at 3c/5, they strike together, what is the mass of composite lump? तो दो आपके पास एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं सेम स्पीड से। ठीक, तो कोलिजन के बाद वो एक मट्टी का लंप बन जाते हैं जिसका मैस कैपिटल एम है। तो हमसे ये पूछा गया है कि आपके पास कंपोजिट सिस्टम का जो मैस है वो क्या होगा आफ्टर कोलिजन। तो एक चीज़ तो टोटली ऑब्वियस है इस केस में कि मोमेंटम हमारे पास जीरो है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे होल्ड करेगा। तो अगर आपके पास बिफोर मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका मैस भी सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है स्पीड की, वो वेलोसिटी की, वो अपोजिट है। तो एक दूसरे को इसका मोमेंटम जो है वो जीरो कर देगा। इसका भी मोमेंटम आप लिखेंगे, वो आएगा P=M 3 और 5 और इसका मोमेंटम आएगा -m 3c/5। तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे। तो बिफोर अगर आपके पास मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर द कोलिजन भी मोमेंटम जीरो होगा। अब अगर आप एनर्जी देखें, हर इसकी इसकी आप एनर्जी देखें या इसकी एनर्जी देखें, दोनों का मैस और वेलोसिटी स्पीड सेम है। तो इसकी एनर्जी हमारे पास होगी 3m/c², ये हमारे पास गैमा है, ×1 √1 - 3/5 ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो की वैल्यू पुट करने के बाद आप स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास ये आएगा 5/4 × mc²। तो इसकी भी आपके पास एनर्जी ये है और इस ऑब्जेक्ट की भी एनर्जी आपके पास ये है बिफोर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया कि वो होल्ड करेगा। तो बिफोर कोलिजन आपके पास का एनर्जी ये है सिस्टम की 5 mc²/4, ये एक ऑब्जेक्ट की, दूसरे ऑब्जेक्ट की भी एनर्जी हमारे पास ये होगी। और आफ्टर द कोलिजन जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम बन जाते हैं, एक दूसरे में धंस जाते हैं या फिर कहें कि उनकी वेलोसिटी होके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये तो ये है हमारे पास कैपिटल mc²। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, c² दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी अ, एक स्टेप में आप इसको देख लेंगे कि कैपिटल M = 5m/2 है। तो एक और यहाँ पे आपने हैरानकुन बात देखी रिलेटिविटी में कि अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैस ऐड करें क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ये आएगा टेक क्या वजह है, m इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इनिशियल, कि जो काइनेटिक एनर्जी थी स्टार्टिंग में सिस्टम की, वो कन्वर्ट हुई है रेस्ट एनर्जी में और रेस्ट एनर्जी कन्वर्ट हुआ है रेस्ट मैस में। ठीक है, तो आपके पास इस वजह से मैस ज़्यादा देख रहे हो कि जो पहले यहाँ पे एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हुई रेस्ट एनर्जी में, रेस्ट एनर्जी कन्वर्ट हुई हमारे पास रेस्ट मैस में। और क्लासिकल मैकेनिक्स हमें जो इस बारे में क्या आंसर देती है वो ये आपको कहेगी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी गई हीट में और उसने इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका उनको वाइब्रेट किया और उनकी जो है ना वो थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर दी या फिर आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दी। क्लासिकल मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल सिस्टम में वो कहाँ चली गई है, वो थर्मल एनर्जी में चली गई है, कोई साउंड में चली गई है। तो इसने सिस्टम को, ये जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा हीटअप कर दिया। रिलेटिविटी में भी ये ट्रू है, लेकिन रिलेटिविटी से थोड़ा सा और आगे जाती है। वो ये कि आपके पास जो थर्मल एनर्जी है वो भी रेस्ट मैस एनर्जी में कन्वर्ट होती है और रेस्ट मैस एनर्जी कन्वर्ट होता है मैस में। ठीक है, इस वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट का जो मैस है ज़्यादा है, कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होकर थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है हमारे पास रेस्ट मैस हमारे पास इंक्रीज हुआ है। या आप यूं कहें कि आपके पास अगर एक गर्म आलू है तो और दोनों का सेम है आपके पास, अगर जो
एक ही टेम्परेचर पे अगर दोनों का मैस सेम है, तो अगर आप एक को गर्म करते हैं आलू को, तो उसका जो मैस है बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड वन। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है मैस में, और मैस कितना होगा, यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये आपके पास मैस आएगा, अगर आपके पास गिवन इंटरनल एनर्जी है यू, तो डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपको पता है एक बड़ा नंबर है, तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन नहीं देखते कि इंटरनल एनर्जी से आगे गर्म आलू है आपके पास, वो उसका वेट ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से मूव कर रहे हो, तो आप ये फ़र्क वाज़े तौर पे देख रहे हैं। और यहाँ पे हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये ऑब्जेक्ट कोई जो पत्थर है इतनी स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, या फिर पार्टिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स इतनी स्पीड से मूव करते हैं, और वहाँ आप देखते हो कि जो टोटल की काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कभी रेस्ट मैस एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, या फिर सारा रेस्ट मैस जो है मैस वो एनर्जी में चला जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, वो ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसे हम मैसेज पार्टिकल कहें। अगर आपके पास मैसेज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग सकती, ठीक है, ना उसका कोई एक्सीलरेशन होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी उसकी, ना ना वो किसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है। आप फिजिकल टू एम ए को देख लें, मैस जीरो है तो फोर्स उसके ऊपर जीरो है, ना वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। हमारे पास इस तरह की क्लासिकल मैकेनिक्स में मैसलेस पार्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, आप यहाँ से भी एज्यूम कर सकते हैं रिलेटिविटी में भी, कि मैस, अगर आपके पास कोई मैसलेस ऑब्जेक्ट है, तो उसकी ना एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू मैस है, ना मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम भी आपके पास जो प्रोपोर्शनल टू एम है। बज़ाहिर तो आपके पास इनिशियली यही लगता है कि ये हमारे पास ना मोमेंटम होगा ना एनर्जी होगी, यहाँ भी मैसलेस नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक लूप होल है, और वो ये है कि इन एक्सप्रेशन में हमारे पास दोनों मोमेंटम में भी गैमा यूज होता है, जो लॉरेंस फैक्टर है, और ई में भी लॉरेंस फैक्टर आपको नजर आता है। तो लॉरेंस फैक्टर में आपके पास अगर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो आपके पास एक अनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाती है कि ऊपर भी सी, ऊपर मैस की वजह से जीरो, और नीचे भी अगर आपके पास वेलोसिटी स्पीड जीरो, स्पीड ऑब्जेक्ट की इक्वल टू सी है, तो नीचे भी जीरो आ जाएगा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये आपके पास अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे एक मैसलेस पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है रिलेटिविटी में। इट इज़ कंसीवेबल अ मैसेज पार्टिकल कुड कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, और वो एनर्जी और मोमेंटम जो है होल्ड कर सकता है, ठीक है। और गिवन कंडीशन क्या है कि वो मैसेज जो पार्टिकल होगा वो हमेशा ट्रेवल करे इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का एक नॉन ऑब्जेक्ट तो है, वो है फोटोन, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, लाइट लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करती है। तो इस केस में हमें जो प्रीवियस इक्वेशंस हैं वो इंडिकेट ये करती हैं। एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये जो मैंने आपको शो की थी, पी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय सी, और दूसरी इक्वेशन नंबर हमारे पास सी, ये वाली ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर और सी पावर फोर। तो मैसेज ऑब्जेक्ट होगा तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास बनेगा इज इक्वल टू पी सी। तो मैसेज ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा वो इज इक्वल टू पी सी होगा। तो मैसेज ऑब्जेक्ट के लिए ही आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, और कहाँ से है वो मैंने आपको शो कर दिया। जैसे मैंने बताया एक मैसेज एग्जैक्टली हमारे पास होल्ड करता है, ऑब्वियसली वो है फोटोन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास लेट से एक हाई एनर्जी फोटोन है और एक लो एनर्जी फोटोन है। रिलेटिविटी इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का मैस, दोनों मैसलेस हैं और दोनों की स्पीड हमारे पास सी है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? तो ये देखें आपके पास इजिकल टू पी सी है, उसकी जो हाई एनर्जी फोटोन है उसकी भी स्पीड वो लाइट से मूव कर रहा है, और लो एनर्जी फोटोन है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। और हमें पता है कि दो इस फोटोन इस तरह के एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसकी एक एनर्जी कम हो और इसकी एनर्जी ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हमें रिलेटिविटी नहीं देती, इसका आंसर हमें देगी क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक्सप्रेशन है इजिकल टू एच एफ, ठीक है। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे कि हमारे पास जो रेड लाइट फोटो रेड कलर का जो फोटोन होगा वो आपके पास उसकी एनर्जी कम होगी, और
पर्पल ब्लू कलर का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमें यहाँ पे ऑफर करती है आंसर, रिलेटिविटी हमें आंसर नहीं करती। एक और एग्जांपल है 12.8, अ पायोन एट रेस्ट decay into a muon and neutrino. Find the energy of the outgoing muon in terms of masses m pion m mu. Assume m uh, neutrino is equal to 0। ठीक है, तो ये मेरे पास इनिशियल स्टेट थी, ये पाइयो वो है हमारे पास पायोन, वो डिके हुआ इनिशियली, डिके हुआ म्यून में और हमारे पास न्यूट्रिनो में। तो जो मोमेंटम पहले है सिस्टम का वो ज़ीरो है, तो आफ्टर द ये आफ्टर द प्रोसेस में मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो होगा। और बिफोर हमारे पास एनर्जी है ई बिफोर इज इक्वल टू, वो टोटल रेस्ट में एनर्जी है वो एम पायोन। दोनों कंजर्वेशन हमारे पास होल्ड करेंगे यहाँ पे, दोनों ये मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है ई आफ्टर इज इक्वल टू ई दोनों ऑब्जेक्ट की एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, और पी आफ्टर मोमेंटम आफ्टर द प्रोसेस वो दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बी पी फोर की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करें, पी पी फोर जो अब जो करोगे तो आपके पास जो पहले है वही हमारे पास बाद में होगा। तो ये पी म्यून इज इक्वल टू माइनस पी न्यूट्रॉन हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जीरो है। जहाँ तक हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है, तो वो है ई पायोन प्लस ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू एम पाई ऑन सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बिफोर एनर्जी है और ये हमारे पास आफ्टर द प्रोसेस है। ठीक है, ये आफ्टर और ये हमारे पास बिफोर। तो इसमें जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आप देखें मैसलेस है और मैसलेस ऑब्जेक्ट है न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो पे एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, वह ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू पी न्यूट्रिनो इंटू सी। तो पी न्यूट्रिनो जो मोमेंटम है वो आप यहाँ पे देखें दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड पी न्यूट्रिनो की जगह पे आप पी म्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ मैंने पुट कर दिया। और जबकि पी म्यू के लिए हमारे पास एक इक्वेशन जो कि ये है वो हम अप्लाई करते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर और सी पावर फोर। तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की है और यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू मैंने अलग रख ली है। ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए, म्यून के लिए। तो यहाँ पे आप दोनों तरह वाज तौर पे देख लें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ हो रही है वो यूज़ हुई है मैसेस पार्टिकल के लिए, और मैस पार्टिकल के लिए हमारे पास इक्वेशन ये देखें ये है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एक्सप्रेशन है वो ये कि ये जो पी आपको पता है ये ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू है पी म्यू सी के, और पी अगर आप सी को इस तरफ ले आए, ठीक है, तो ये बन जाएगा पी म्यू सी एग्जैक्टली एक्सप्रेशन। तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी ई न्यूट्रिनो। ठीक, तो सी को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा पी म्यू सी, और इसकी जगह पे आपके पास ई वी मैंने ये वैल्यू ई न्यूट्रिनो वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप यूज़ करें इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इधर मैंने पुट कर दिया ये एक्सप्रेशन। ठीक, तो ई म्यू प्लस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एम पाई ऑन सी स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आएँ और दोबारा स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें इसका, स्क्वायर लेने के बाद आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो है इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो कैसे कि ये जो आपके पास है ई पाईन स्क्वायर और ई पाईन स्क्वायर, इसको आप कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आप इसको मसाज करके इस तरह से लिख सकते हैं ई पाईन इज इक्वल टू एम पाईन स्क्वायर प्लस एम म्यून स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओवर टू एम पाईन। तो जो डिज़ायर्ड हमसे मुतालबा किया गया था कि आप फाइंड आउट करें मैं एनर्जी ऑफ म्यून, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे भी जा सकते हैं, और वो ये होगा कि आप वेलोसिटी की फाइंड करें। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। तो आप ये वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इम्यून की, वो कैसे होगा कि आप ये टोटल जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू कर दें ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दें जो हमारे पास है, उसमें आपको पता गैमा रिजल्ट है एम म्यून सी स्क्वायर, तो ये गैमा एम म्यून सी स्क्वायर के इक्वल। और आपको पता है गैमा की जगह पे हमारे पास ये गैमा बेसिकली लॉरेंस फैक्टर है, लॉरेंस फैक्टर ये है 1/√m
स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को एक और रखिए, आप यू के लिए सॉल्व करें तो आपके पास म्यूऑन की वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी। ये तो अलजेब्रिक स्टेप है, आप ये परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, अब दोबारा हम मूव होते हैं काइनेटिक एनर्जी की और की डिस्कशन में कि क्या चीज़ कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। इन द क्लासिकल कैलकुलेशन मोमेंटम एंड मास ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास भी कंजर्व रहेगा। वेज काइनेटिक एनर्जी इन जनरल इज नॉट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास यही होता है, मोमेंटम कंजर्व है, मास कंजर्व, मास भी कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी जिन में कंजर्व रहती है हम उसे कहते हैं इलास्टिक को, जिनमें कंजर्व नहीं रहते हम कहते हैं वो इन इलास्टिक। अच्छा, रिलेटिविस्टिक डोमेन में क्या है, मोमेंटम तो और टोटल एनर्जी तो हमारे पास कंजर्व है, लेकिन मैसेज और मैस और काइनेटिक एनर्जी जनरली कंजर्व नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ एक सिचुएशन है जिसमें मैस कंजर्व होता है, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास कंजर्व है तो इसका मतलब है रेस्ट एनर्जी कंजर्व है। ये देखें, काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास कंजर्व है तो इसका मतलब है कि रेस्ट एनर्जी, ये देखें एम और सी स्क्वायर हमारे पास वैसे कांस्टेंट है, तो रेस्ट एनर्जी जो फैक्टर है एम म्यू और सी स्क्वायर ये कंजर्व होना चाहिए। अगर ये कंजर्व है तो, अगर रेस्ट एनर्जी कंजर्व है तो इसका मतलब है हमारे पास मैस कंजर्व है, ये मैस ऑब्जेक्ट कंजर्व होगा तभी हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो पाएगी। तो रिलेटिविटी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व जब होगी हमारे पास, उस वक्त रेस्ट एनर्जी कंजर्व होगी और फिर हमारे पास मैस भी कंजर्व होगा। तो एक प्रॉब्लम देख लें छोटी सी, इस इज रिलेटेड। अ पार्टिकल ऑफ मास m whose total energy is twice is its rest energy collides with an identical particle at rest. If they stick together, what is the mass of the resulting composite particle? What is its velocity? तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ये रही मेरे पास बेसिक इक्वेशन जहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली, और यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वो ट्वाइस इट्स रेस्ट मैस एनर्जी है, तो मैंने ट्वाइस यहाँ पे पुट कर दिया 2 mc स्क्वायर, और पावर हो गई हमारे पास जो इसके ऊपर थी सी स्क्वायर के। तो अगर आप इसको ले सॉल्व करें पी के लिए, इसको उस तरफ ले जाएं या पी स्क्वायर सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, एम स्क्वायर सी फोर को इस तरफ ले आएं, तो आपके पास फाइंड आउट होगा ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, पी इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू mc। अब देखें इनिशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, एक रेस्ट मैस एक मैस एम का पार्टिकल है वो mc स्क्वायर हो जाएगा, एक है ट्वाइस मैस का जो है उसकी रेस्ट एनर्जी हो जाएगी 2 mc स्क्वायर हो जाएगी, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आ गया 3 mc स्क्वायर। तो मोमेंटम भी कंजर्व है और हमारे पास एनर्जी भी कंजर्व है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी के लिए। तो अब ये अब मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर द प्रोसेस हमारे पास जो दोनों सिस्टम्स दोनों पार्टिकल स्टिक हो गए हैं, तो उनके लिए मैं ये अब इक्वेशन यूज करूंगा। तो जैसे ये एक पार्टिकल के लिए ट्रू थी, तो ये हमारे पास आफ्टर द प्रोसेस भी पार्टिकल के लिए ट्रू होगी। तो आफ्टर द प्रोसेस जो मैस है पार्टिकल का वो m है, ठीक है, और मोमेंटम है, और ये हमारे पास उसकी एनर्जी है। चूंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्व है तो जो सिस्टम की पहले एनर्जी थी वही बाद में होगी, तो ई की जगह पे पहली वाली मैं एनर्जी पुट कर दूंगा, वो 3 mc स्क्वायर है। मोमेंटम भी कंजर्व होगा तो मोमेंटम की जगह पे आफ्टर द प्रोसेस भी मोमेंटम सेम आएगा, तो पी की जगह पे भी मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा √3 mc पावर स्क्वायर, ठीक। तो राइट हैंड साइड हमारे पास m² c⁴ है। इसको आप सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, कैपिटल M की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू √6m, ठीक। तो यहाँ तक मेरे पास रिजल्ट हो गया कि कैपिटल M की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करें तो आपके पास एक ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हैं, वो इज इक्वल टू mc² इक्वेशन यूज़ करें, दोनों तरफ v को मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी v को मल्टीप्लाई कर दें, वी बन जाएगा, ये m और v बन जाएगा मोमेंटम, ठीक है, ये p आ गया। और e को उस तरफ ले जाएं आप, ठीक है, e को उस तरफ ले जाएं, तो आपके पास जो मोमेंटम की वैल्यू है और जो आपके पास मोमेंटम ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, एनर्जी भी फाइंड आउट की है, आप दोनों पुट करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी c/√3।